दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक जो उत्तर भारत के लिए एक दीवार की तरह खड़ी है, ये है अरावली। पर यह सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं, ये एक लाइफलाइन है। और आज यही प्राचीन पहाड़ एक बहुत ही अजीब से संकट का सामना कर रहा है। सवाल है, क्या एक पहाड़ को एक फुट्टे से, एक रूलर से मिटाया जा सकता है? सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही वो सवाल है जो आज अरावली के भविष्य के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है। और यही सवाल हमें आज के इस पूरे विश्लेषण की जड़ तक ले जाएगा। तो पूरा मामला असल में है क्या? जरा इस अजीब सी स्थिति को देखिए। एक तरफ है अरावली की भूवैज्ञानिक सच्चाई कि ये करीब 2 अरब साल पुरानी है, और दूसरी तरफ है एक नया कानूनी दर्जा जो कहता है कि अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो वो पहाड़ी है ही नहीं। बस यही है सारी जड़। तो चलिए इस पहचान के संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हुआ यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस हजारों लाखों साल पुरानी पर्वत श्रेणी के सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा कर दिया है। और यह सिर्फ कोई कानूनी बदलाव नहीं है, ये तो मानव भूगोल और इकोलॉजी को दोबारा लिखने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे विवाद की जड़ में है ये 100 मीटर का नियम। नियम बड़ा सीधा सा है। कोई पहाड़ी अरावली का हिस्सा तभी मानी जाएगी जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा पैमाना लगता है ना? लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो लीगली वो अब अरावली का हिस्सा ही नहीं है, और बस उस पर मिलने वाला सारा प्रोटेक्शन, सारी सुरक्षा खत्म। लेकिन इस 100 मीटर के नियम में ऐसी क्या खामी है? चलिए अब इस तकनीकी जाल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नियम असल में काम कैसे करता है और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। देखिए, असली खेल है ऊंचाई नापने के तरीके में। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। पहाड़ों की ऊंचाई हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से नापी जाती है, जो है मीन सी लेवल, यानी औसत समुद्र तल। लेकिन ये नया अरावली नियम एक वेरिएबल, यानी एक बदलते हुए पॉइंट का इस्तेमाल करता है, आसपास की जमीन। और यही वो पैमाना है जिसे बहुत आसानी से बदला जा सकता है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। देखिए, अरावली रेंज का जो बेस है, जो उसकी तलहटी है, वो खुद ही एक ऊंचे पठार पर है। तो जब आप पहले से ही ऊंची जमीन से नापना शुरू करेंगे तो समुद्र तल से सैकड़ों मीटर ऊंची पहाड़ी भी इस 100 मीटर की शर्त को पूरा नहीं कर पाती। ये तो भूगोल के साथ एक तरह का मजाक। ये नियम असल में दुरुपयोग के लिए एक खुला दरवाजा छोड़ देता है। देखिए कैसे। मान लीजिए एक पहाड़ी है जो आसपास की जमीन से 103 मीटर ऊंची है, मतलब वो सुरक्षित है। अब कोई चाहे तो रातों रात कुछ ट्रक मलबा उसके बेस पर डाल सकता है। इससे क्या होगा? आसपास की जमीन की ऊंचाई मान लीजिए 5 मीटर बढ़ गई, तो अब पहाड़ी की कानूनी ऊंचाई कितनी रह गई? सिर्फ 98 मीटर। और बस वो अपना सुरक्षा कवच खो देती है। अगले दिन उस पर बुलडोजर चल सकता है। तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? ये आंकड़ा देखिए, 91.3%। जी हाँ, इस नई परिभाषा के तहत अरावली की लगभग 91% पहाड़ियां अपना सुरक्षा कवच खो सकती हैं। ये एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस नियम के भयानक असर को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर, एक पारिस्थितिक आपदा का रूप कैसे ले सकता है। क्योंकि देखिए, जब पहाड़ गायब होते हैं तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी गायब नहीं होते, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है मरुस्थलीकरण। अरावली भारत के लिए एक हरी दीवार की तरह काम करती है। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और यूपी जैसे मैदानी इलाकों में घुसने से रोकती है। सोचिए, अगर ये दीवार गिर रही तो रेत के तूफान सीधे हमारे शहरों और खेतों तक पहुंचेंगे और उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। और देखिए, ये कोई भविष्य का काल्पनिक खतरा नहीं है, ये तो पहले से ही हो रहा है। राजस्थान में अवैध खनन की वजह से 31, जी हां 31 पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं, और इसने रेगिस्तान को आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। दूसरा नतीजा है हवा और पानी का गहराता संकट। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली 2 बहुत जरूरी काम करती है। एक, ये हरे फेफड़ों की तरह काम करती है, प्रदूषण सोखती है और दिल्ली की करीब 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। और दूसरा, ये एक प्राकृतिक स्पंज है। इसकी चट्टानें बारिश का पानी सोखकर भूजल को रिचार्ज करती हैं। इनके बिना हवा और बिगड़ेगी और पानी का संकट और भी ज्यादा गहरा हो जाए। और तीसरा बड़ा असर पड़ेगा वन्य जीवों पर।
अरावली सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी एक जीवन रेखा है। ये रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे बड़े हैबिटेट्स को जोड़ने वाला एक वाइटल कॉरिडोर है, एक तरह का वाइल्ड लाइफ हाईवे। अगर ये गलियारा टूट गया तो जानवरों की आबादी अलग थलग पड़ जाएगी, वो अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे, जिससे इनब्रीडिंग और जेनेटिक कमजोरी बढ़ेगी। विशेषज्ञ इसी को जेनेटिक डेड एंड कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और डरावना है कि उस प्रजाति का एवोल्यूशनरी भविष्य एक तरह से खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई फिर कभी नहीं की जा सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना जोखिम भरा नियम लाया ही क्यों जा रहा है? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसे से जुड़ा है। अरावली को फिर से परिभाषित करने के इस खेल के पीछे बहुत बड़े और शक्तिशाली आर्थिक हित काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस सब के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े ताकतवर उद्योग हैं: रियल एस्टेट डेवलपर्स, माइनिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इन सभी की नज़र अरावली की कीमती जमीन और उसके संसाधनों पर है। रियल एस्टेट को दिल्ली एनसीआर में फार्म हाउस बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो माइनिंग इंडस्ट्री को पत्थर, रेत और खनिज, और इन सब के लिए नियमों को बदलने का जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। और ये हमें इस कहानी के आज के दौर में ले आता है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा एक संघर्ष है, जो अब एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचा है। ये लड़ाई दशकों से चल रही है। 1990 के दशक में जब रियल एस्टेट बूम हुआ तो अवैध खनन की होड़ लग गई। 2002 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और माइनिंग पर बैन लगा। फिर 2018 में कांत एनक्लेव जैसे बड़े अवैध निर्माण को गिराने का आदेश आया, और अब नवंबर 2024 में ये 100 मीटर की नई परिभाषा आई, जिस पर भारी विरोध के बाद दिसंबर में फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ये संरक्षण और विकास के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। तो आज की स्थिति यह है कि भारी जनविरोध के बाद इस फैसले पर अस्थायी रोक तो लग गई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अरावली रेंज के 90% हिस्से का भविष्य अब एक नई एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा पर टिका हुआ है। सब कुछ अधर में लटका है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है: अरावली आखिर है क्या? एक संरक्षित विरासत जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है, या फिर महज एक संसाधन जिसे विकास के नाम पर लुटाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारे पर्यावरण का भविष्य तय करेगा।